गुड डे फ्रेंड्स, आज मैं साहिबा विक फिर आपके लिए लेके आई हूँ DSSB टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1। और अगर आपका ये लेक्चर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है तो आप हमारी A1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये लेक्चर को आप हमारे दोबारा से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ 30 क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर बेस्ड जो पहले के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे वो टीजीटी के एग्जाम हो चाहे पीजीटी के एग्जाम हो। तो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम डिड एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? एल्डस हक्सले ने ये टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड कहां से बोरो किया है? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें से उन्होंने ये टाइटल निकाला है? क्या टाइटल उन्होंने लिया है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये टाइटल इन्होंने कहां से लिया? तो पहला हमारा ऑप्शन है यूफ्यूज, जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे बेटा एरर है, सही कर लीजिए। यूफ्यूज। सेकंड है आर्काडिया। थर्ड न्यू एटलांटिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज द टेम्पेस्ट। Just take your time, please. अगर आप ये कर चुके हो तो देखिए, पहला जो यूफ्यूज है, इट इज द वर्क बाय जॉन लिली। ये जॉन लिली का वर्क है। सेकंड आर्काडिया किसका वर्क है? इट इज अ वर्क बाय फिलिप सिडनी। इट इज द वर्क बाय फिलिप सिडनी। नेक्स्ट न्यू एटलांटिस बाय फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन का वर्क है। और फ्रांसिस बेकन को हम और क्या कहते हैं? फादर। फादर किसका? ऑफ इंग्लिश एसेस। इनको हम इंग्लिश एसे का फादर भी कहते हैं। मोरोवर, इनका एक बहुत फेमस वर्क भी है, ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। सो अवर लास्ट ऑप्शन इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या है बेटा? ये कॉमेडी है। और ये कॉमेडी किसने लिखी है? हमारे विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है द टेम्पेस्ट। अब हमारा आंसर क्या होगा ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है, ये टाइटल लिया कहां से गया है? पहले तो ये पब्लिश हुआ है 90 लिखा गया 1931 में रिटन, और इसको पब्लिश किया गया है 1932 में। And the title is taken from The Tempest. Answer is The Tempest. हमारा आंसर है The Tempest. The Tempest के अंदर एक हीरोइन है और वो हीरोइन कौन है? मिरांडा। मिरांडा जो है वो द टेम्पेस्ट की हीरोइन होती है और ये अपने फादर के साथ एक डिजर्टेड आइलैंड पे रहती है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता, एक आइसोलेशन का माहौल होता है। तो आइसोलेशन में वो वहां अपने फादर के साथ रहती है। बट वन डे व्हाट हैपेंस, एक दिन वो देखती है कि कौन वहां पे आया है, शिप रैक हो गया वहां पे, शिप को एक शिप डूब रही है और वहां पे कौन आया है वो देखती है। शी सीज ओलोंसो एंड हिज मैन। वो देखती है कि एक ओलोंसो और एक मैन आ रहा है और ओलोंसो का जो बेटा है फर्डिनेंड, वो इस कहानी का हीरो है, यानी मिरांडा का लवर बनता है फर्डिनेंड। वो इसी एलोंसो का बेटा होता है। अब मिरांडा उन आदमियों को देख के क्या कोटेशन बोलती है बताइए? ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड
ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, आगे, दैट हैज such people in it. और इसी में से इन्होंने टाइटल लिया है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल है वो मिरांडा की इन्हीं लाइंस में से एल्डस हक्सले ने लिया है। सो दिस इज बेसिकली information about this work. So the answer will be The Tempest. Question number 2. Biographia Literaria was originally intended to be, यानी कि बायोग्राफी लिटरेरिया जब वर्क बना तो वो वर्क जो है वो ओरिजिनली किस पर्पस के लिए बना था? तो ऑप्शन ए अ पोयम, ऑप्शन बी अ प्रीफेस, ऑप्शन सी एन एपिलॉग एंड ऑप्शन डी अ बायोग्राफी। सो जस्ट टेक योर टाइम प्लीज और सोचिए इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने कर लिया है तो मैं ये बता दूं, इट इज द वर्क बाय, ये वर्क है, किसका वर्क है? इट इज अ वर्क बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का काम है ये, और पब्लिश किस ईयर में हुआ है? 1817 में। इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1817। ठीक है, 1817 में ये पब्लिश हुआ है। और ये इनका एस.टी. कॉलरिज का क्या है? इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और इसके अंदर कितने चैप्टर्स उन्होंने रखे हैं? इन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया कंटेन्स 23 चैप्टर्स। इसमें 23 चैप्टर्स हैं। कंटेन्स 23 chapters. So in this Biographia Literaria, it talks about two types of imaginations. एक तो इसमें प्राइमरी इमेजिनेशन की बात हो रही है और इस बुक में एक सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बायोग्राफी लिटरेरिया किन चीजों पे टॉक कर रहा है, किन चीजों पे बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक तो प्राइमरी इमेजिनेशन पे और एक सेकेंडरी इमेजिनेशन पे। सो इट टॉक्स about what? About primary imagination की बात कर रहा है, and also about the secondary imagination की भी ये बात करता है। और बायोग्राफी लिटरेरिया पर यही नहीं खत्म होता, इसका एक टाइटल भी है। ये पूरा जो है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसका एक पूरा टाइटल है, और वो टाइटल क्या है हमारा? बायोग्राफिकल स्केचेस of my life and biographical sketches of my literary life and sketches. So biographical sketches of my literary life and opinion, ये इसका पूरा टाइटल है। ठीक है,
सो इसकी जो शुरुआत है, इसको जो इंटेंडेड, जिसलिए ये बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसको यही सोचा था एस.टी. कॉलरिज ने कि वो इसको प्रीफेस रखेंगे. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वॉज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड? किस साल में ये पब्लिश हुआ? अभी मैंने पहले आपको डिस्कस किया, तो स्ट्रेट अवे हम आंसर लगा सकते हैं 1817 में. और इट कंटेन्स, मैंने अब पहले भी आपको बताया था कि इट कंटेन्स 23 चैप्टर्स. ठीक है, इट कंटेन्स 23 चैप्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. The mask of the 7 deadly sins appears in which of the work? So, पहले मैं आपको बता दूं, मास्क होता है मुखौटा, और इसको क्या कहते हैं मास्क को? इट इज अ पेंटोमाइम रिप्रेजेंटेशन. मास्क होता है पेंटोमाइम रिप्रेजेंटेशन. सो इसका मतलब क्या होता है पेंटोमाइम रिप्रेजेंटेशन का? इसका मतलब होता है कि ड्रामेटिक, यानी कि ड्रामा के फॉर्म में मुखौटा लगा के जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है मुखौटे वाली, उसको कहते हैं मास्क. तो एक मुखौटे वाली रिप्रेजेंटेशन है कौन सी, क्या नाम है? 7 डेडली सिंस. उसका नाम है क्या? उसका नाम है 7 डेडली सिंस, जो एक मुखौटे वाली रिप्रेजेंटेशन है 7 डेडली सिंस. अब हमें बताना है कि ये 7 डेडली सिंस किस वर्क में है, किस वर्क में अपीयर होता है. ए द फेरी क्वीन में, बी द हेमलेट में, सी मैकबेथ में, या द स्पेनिश ट्रेजेडी में. तो ये अपीयर होता है 7 डेडली सिंस द फेरी क्वीन के अंदर, क्योंकि हेमलेट क्या है? ये ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की. मैकबेथ भी क्या है? ट्रेजेडी है. किसकी ट्रेजेडी है? विलियम शेक्सपियर की. ठीक है. अब फेरी क्वीन, आंसर क्या है इसका? फेरी क्वीन. एंड फेरी क्वीन किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर ने लिखा है. और द स्पेनिश ट्रेजेडी इज रिटन बाय थॉमस किड. जो द फेरी क्वीन जो वर्क है, दिस वर्क इज इन 6 बुक्स. ये वर्क 6 किताबों में है, 6 बुक्स में वर्क है ये. और इसमें किसकी बात हुई है? 7 सीन्स, 7 सीन्स की बात हुई है. 7 सीन्स कौन कौन से हैं हमारे? पहला हमारा सीन कौन सा है? लस्ट. सेकंड ग्रीड यानी लालच. प्राइड यानी घमंड. चौथा एनवी, दुश्मनी. ग्लूटोनी. सिक्स्थ है रैथ. एंड लास्ट इज स्लॉथ. ठीक है. ये 7 ऐसे सीन्स हैं, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एनवी, ग्लोटोनी, रैथ, स्लॉथ, जो कि 7 डेडली सिंस हैं, और ये फेरी क्वीन के अंदर अच्छे से बताए गए हैं. ठीक है. और इसी में 4 वर्च्यूज की भी चर्चा हुई है. 4 हमारे जो वर्च्यूज होते हैं उसकी भी चर्चा हुई है. तो कौन कौन से 4 वर्च्यूज होते हैं? 4 वर्च्यूज की चर्चा हुई है यहाँ पे इस फेरी क्वीन में. कौन कौन से हैं? प्रूडेंस. ठीक है, इसको हम विजडम कहते हैं, समझदारी.
ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जस्टिस यानी इंसाफ, ये हमारा वर्च्यू होता है, इंसाफ। टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये हमारा एक वर्च्यू है, एक हमारा बेनिफिट है। लास्ट है फोर्टिट्यूड, और ये हमारा आखिरी वर्च्यू है फोर्टिट्यूड। तो इसके अंदर ये 4 वर्च्यू की भी बात करी गई है। पहला है विजडम यानी समझदारी, उसके पास जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ, टेम्परेंस यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना, और लास्ट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? करेज, हिम्मत, ठीक है, हिम्मत। सो एडमंड स्पेंसर ने जो ये फेरी क्वीन लिखा है वही एडमंड स्पेंसर है जिनको क्या कहा जाता है? इनको सेकंड फादर भी कहा जाता है ऑफ पोएट्री, सेकंड फादर ऑफ पोएट्री। क्योंकि फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट फादर ऑफ पोएट्री कौन थे? चौसर। सबको पता है हमारे चौसर फर्स्ट फादर थे, और ये एडमंड स्पेंसर दूसरे नंबर के, यानी कि सेकंड नंबर ऑफ फादर थे पोएट्री में। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a 19th century melodrama? इनमें से कौन सा ऐसा है जो 19th सेंचुरी का जो है मेलोड्रामा नहीं है? A. The Miller and His Men, B. Pygmalion, C. The Broken Sword, and D. The Woodman's Hut. तो कौन सा है इन चारों में से, ऑप्शंस में से, जो 19th सेंचुरी का ड्रामा नहीं है? यानी कि वो 20th सेंचुरी का भी हो सकता है। जस्ट थिंक द आंसर प्लीज। सो अगर आपने कर लिया है तो इसका आंसर होगा पिग्मेलियन। पिग्मेलियन क्या है? इट इज अ 20th सेंचुरी ड्रामा। और किसका ड्रामा है 20th सेंचुरी का? बाय G.B. Shaw, and it is named after the Greek mythological figure। जो ग्रीक के अंदर एक माइथोलॉजिकल फिगर थी, उनका नाम था, ग्रीक के जो मतलब एक रिलीजियस फिगर थी, उनका नाम था पिग्मेलियन, और उसी से ये नाम इन्होंने ले लिया। ठीक है, सो G.B. शॉ ने उन्हीं से ये नाम ले लिया। सो नेम्ड आफ्टर द, किसके पीछे नेम्ड है? इट इज नेम्ड आफ्टर द माइथोलॉजिकल, ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर। क्वेश्चन नंबर 6, द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज होम। इनमें से कौन है जो म्यूज ऑफ कॉमेडी है? तो समझना पहले ये भी जरूरी है कि म्यूज क्या है। म्यूज होती है गॉडेस, गॉडेस यानी देवी। तो देवी कौन है? किसकी देवी? कॉमेडी की, हंसी मजाक की, कॉमेडी की देवी किसको कहा गया है इनमें से? क्या वो थालिया है? क्या वो मेल्पोमाइन है? क्या वो नेमेसिस है? या फिर पैक्स? सो पहले इन टर्म्स का हमें पता भी होना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सो थालिया इज बेसिकली, ये जो तीन है तीनों ही ग्रीक गॉडेसेस हैं, ग्रीक गॉडेसेस हैं ये तीनों ही। और इसमें से थालिया जो है उसका मतलब होता है हैप्पी फेस,
थालिया मतलब हैप्पी फेस, मेल्पोमीन इज अनहैप्पी फेस, नेमेसिस क्या होता है? गॉडेस ऑफ जस्टिस, एंड पैक्सिस गॉडेस ऑफ पीस. सो अब हमें ढूंढना है गॉडेस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कॉमेडी, हैप्पीनेस, इसकी गॉडेस इनमें से कौन सी है? अब तो आपको सब साफ क्लियर दिख ही रहा होगा कि गॉडेस ऑफ हैप्पी फेस है थालिया, गॉडेस ऑफ अनहैप्पी फेस है मेलोपोनाइन, माइन गॉडेस ऑफ जस्टिस, इंसाफ की देवी कौन है? नेमेसिस, एंड पीस, शांति, शांति रखने की देवी कौन है? पैक्स. सो आंसर विल बी ए, गॉडेस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि गॉडेस ऑफ कॉमेडी थालिया. एंड पैक्स जो है वो रोमन गॉडेसेस है. शी इज अ रोमन गॉडेस and rest three are Greek goddess. Moving towards question number 7. Who among the following is not a Roman satirist? इन सब में से कौन सा ऐसा है जो रोमन सटायरिस्ट नहीं है? यानी कि 3 ऐसे हैं जो रोमन सटायरिस्ट हैं ऑप्शन में से, और कोई एक ऐसा है जो रोमन सटायरिस्ट नहीं है. तो पहला ऑप्शन है क्विंटिलिन, क्विंटिलियन, सेकंड है जुविनल, थर्ड है होरास, एंड डी है एरिस्टोफेन्स. जस्ट थिंक ओवर द आंसर. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सटायरिस्ट कौन होता है. अ पर्सन, वो सटायरिस्ट वो पर्सन होता है, अ पर्सन हु यूजेस ह्यूमर, a person who uses such language which makes fun of someone. ऐसा इंसान जो ऐसी लैंग्वेज यूज करे जो कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो, या किसी के आइडिया का, किसी के थॉट का, किसी के बिहेवियर का, जो कि किसी का बिहेवियर सिली हो सकता है, बैड हो सकता है, उसका फन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं सटायरिकल लैंग्वेज. सो सटायरिस्ट का काम क्या होता है? फन बनाना, किसी की भी बैड और सिली बिहेवियर का फन बनाया जाता है. सो अब इनमें से रोमन सटायरिस्ट कौन कौन है? ये तीनों ही हमारे रोमन है. ठीक है, ये तीनों हमारे रोमन सटायरिस्ट है. और लास्ट हमारा एरिस्टोफेन्स है. ये कौन है हमारा? ग्रीक. ही इज अ ग्रीक सटायरिस्ट, ग्रीक कॉमेडी राइटर है ये. सो आवर आंसर विल बी डी, क्योंकि ये हमारे ग्रीक के हैं और कॉमेडी राइटर हैं. ही इज नॉट अ सटायरिस्ट. और ये तीनों हमारे रोमन सटायरिस्ट हैं. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. To which school do John Donne, George Herbert, and Andrew Marvell belongs? So basically, George Herbert, John Donne, and Andrew Marvell, ये तीनों कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? So किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके जो थॉट्स हैं वो कौन से हैं इनमें से?
क्या वो रोमांटिक थॉट्स हैं, या मेटाफिजिकल, या विक्टोरियन, या रिनेसा? सो आंसर विल बी मेटाफिजिकल। ये तीनों बिलोंग करते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से। एंड जो जॉन डोन है, ही इज द चीफ, ये चीफ है किसके? चीफ ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। और एक बात और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में, जो टर्म है ये मेटाफिजिकल, this term is coined by this term was coined by, ये टर्म किसने कॉइंड की है? by our डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म कॉइन की है, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये वाली टर्म मेटाफिजिकल कॉइन की है। कहाँ से कॉइन की है टर्म? फ्रॉम, उन्होंने ये टर्म कहाँ से ली है सैमुअल जॉनसन ने? फ्रॉम ड्राइडन्स फ्रेज। ड्राइडन का एक फ्रेज है क्या? ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। सो ये मेटाफिजिक्स जो टर्म आई है, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, यहीं से जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने पकड़ ली क्या टर्म? मेटाफिजिक्स, और नाम दे दिया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो उन्होंने यहीं से ये टर्म लिया मेटाफिजिकल। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये मेटाफिजिकल जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की है जॉन डोन के लिए। उन्होंने जॉन डोन को क्या कहा है? मेटाफिजिकल कहा है। सो ये टर्म उन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंट्रोड्यूस की है जॉन डोन के लिए। और मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या होता है? बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से दूर कोई और तरीके के जो थॉट्स होते हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स, उनको कहते हैं मेटाफिजिकल, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें और ऑप्शंस क्या थे? रोमांटिक, जो आपको पता है जिस एज में वर्ड्सवर्थ रहे हैं, विक्टोरियन एरा, आपको पता है टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है, और एर्नोल्ड वगैरह इसी एज से बिलोंग करते हैं, और रिनेसा में हमारे विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन 9, which of the following books was translated into English by Wycliffe? ऐसी कौन सी इनमें से बुक्स है जो कि ट्रांसलेट की गई है? क्या was translated into English? इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। किसने ट्रांसलेट की है? वाइक्लिफ ने। सो you have to tell the name of the book which is translated by Wycliffe from, मतलब it is translated into English. ऑप्शन है alliterative verses, B Bible, C a king and no king, and D Gorbuduc. Take your time please, think the answer. इसका क्या आंसर रहेगा? वाइक्लिफ बेसिकली कौन थे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, he was an English theologian। ये एक इंग्लिश
थियोलॉजियन थे, फिलोसोफर थे, एंड चर्च रिफॉर्मर थे। ये एक इंग्लिश के थियोलॉजियन थे, फिलोसोफर थे और चर्च को रिफॉर्म करते थे। ये चर्चिस में इन्होंने काफी काम किया है वाइक्लिफ ने। और बेसिकली इनको, इनके जो शिष्य थे, जो इनको फॉलो करते थे, इनके थॉट्स को, इनकी फिलॉसफी को जो फॉलो करते थे, जो इनके शिष्य थे, उनको क्या कहते थे? लोलार्ड्स। सो द फॉलोअर्स ऑफ Wycliffe are called, क्या कहते थे उनको? लोलार्ड्स। ठीक है, इनके शिष्य को कहते हैं लोलार्ड्स। और इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन सी बुक को किया है? बाइबल को। और बाइबल कौन सी लैंग्वेज में थी? इट वॉज इन लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन से इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इन्होंने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। Moving towards the next question. Question number 10. The 100 Years Wars what fought between whom? इंग्लैंड और किसके बीच में युद्ध हुआ था? 100 Years War, बताइए जल्दी। ये तो बहुत बच्चों को पता होगा, मैंने पहले भी लेक्चर्स में अपने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जो 100 Years War है वो किस किस के बीच में हुआ था। क्या जर्मनी था, बताइए, या इटली, स्पेन और फ्रांस? The 100 Years Wars was fought between England and the France. And basically it is the fight between House of Lancaster, ठीक है, and House of विलोइस। इन दोनों के बीच में फाइट थी। और लैंकास्टर कहाँ का था? इंग्लैंड का हाउस था। और विलोइस किसका था? फ्रांस का हाउस था। इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। एंड इनके बीच में लड़ाई किस मुद्दे पे थी? इनके बीच में लड़ाई थी किस मुद्दे पे? टू रूल ओवर फ्रांस के ऊपर रूल करने के लिए इनके बीच में, दोनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई थी। 100 इयर्स जिसको हम कहते हैं वॉर। एंड दिस वॉर, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, दिस वॉर सीरीज फ्रॉम 1337 टू 1452। तो ये चली, ये जो वॉर की सीरीज है ये 1337 से 1453 तक चली। ठीक है, तो ये वॉर सीरीज का टाइम पीरियड ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11. Who said God is in heaven and all is right with the world? भगवान हेवन में है और सब कुछ वर्ल्ड में अपनी प्लेस पे है। ये बात इनमें से किसने कही? क्या ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही है, या एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, या सी जॉन कीट्स ने, या डी मैथ्यू अर्नल्ड ने? Who said this line? So इसका आंसर है ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये लाइन कही है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और अपने किस वर्क में कही है इन्होंने अपने वर्क में कही है पिप्पा
पासिस, पीपा पासिस इनका एक वर्क है और ये एक वर्स फॉर्म में है, यानी लिरिकल ड्रामा है, जो कि पोएटिक लाइंस की फॉर्म में ड्रामा लिखा गया है, मतलब वर्सेस की फॉर्म में है, गाने की फॉर्म में ये लिखा गया है ड्रामा पीपा पासिस, एंड इट इज पब्लिश्ड इन, और ये कब पब्लिश हुआ है, 1841 में। सो ये लाइन रॉबर्ट ब्राउनिंग की है और पीपा पासिस में से है एंड पब्लिश हुई है 1841 में। दिस इज ऑल अबाउट दिस। और बाकी हम जानते हैं जॉन कीट्स जो है हमारे रोमांटिक पोएट हैं, और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हमारे विक्टोरियन पोएट हैं। मैथ्यू अर्नल्ड भी विक्टोरियन पोएट है, and also Robert Browning is also a Victorian poet. और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एक बहुत बढ़िया एक चीज के लिए फेमस थे। किसके लिए फेमस थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे इज फेमस, वो फेमस थे किसके लिए? इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो फेमस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। Moving towards question number 12. Beat generation is what? Beat generation इनमें से क्या है? A group of indigenous Australian authors, क्या ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स का ग्रुप है? B, a group of authors from Africa renouncing their colonial past. C, a group of authors who migrated from Asian countries. या D, a group of non-conformist authors that emerged in America in 1950s. So just take your time please and think over the answer. सबसे पहले मैं बता दूं कि बीट जनरेशन को हम बीट मूवमेंट भी कहते हैं, एंड दिस इज अमेरिकन सोशल एंड लिटरेसी मूवमेंट So this is an American social and literacy movement in 1950s. ये एक क्या कहते हैं अमेरिकन सोशल और लिटरेसी मूवमेंट है बीट जनरेशन, और ये 1950s की है। इसका आंसर होता है डी, a group of non-conformist authors that emerged in America, क्योंकि ये अमेरिकन सोशल मूवमेंट है और यहाँ पे क्या है, emerged the authors that emerged in America in 1950s. ठीक है, moving towards the next question. Question number 13. Who is one of the university wits? इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन सा है? ए शेक्सपियर, बी थॉमस व्याट, सी हर्बर्ट, एंड डी क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहले आपको जानना ये भी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी विट्स होता क्या है। सो यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है, कोई बता सकता है?
वो ऑथर्स जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे उनको कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स. सो अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड ऑथर्स ठीक है. अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड ऑथर्स. और कौन सी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड ऑथर्स कहलाते थे यूनिवर्सिटी विट्स? दो यूनिवर्सिटीज थी, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड. ये दो यूनिवर्सिटीज थी. जो भी ऑथर्स इन दो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते थे वो यूनिवर्सिटी विट्स के कैटेगरी में आ जाते थे. तो अब जानना ये भी जरूरी है कि कैम्ब्रिज से कौन कौन ऑथर्स पढ़े थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन कौन से पढ़े थे. ठीक है. अब टोटल थे कितने ऑथर्स यूनिवर्सिटी विट्स में? टोटल 7 ऑथर्स थे. पर कुछ कहां से पढ़े हुए थे? कुछ कैम्ब्रिज में थे और कुछ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे. कैम्ब्रिज वाले कौन कौन से थे ऑथर्स? पहला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑथर्स कौन कौन से थे? पहला था क्रिस्टोफर मार्लो, कैम्ब्रिज के थे. सेकंड, रॉबर्ट ग्रीन थे. थॉमस नैश. ये तीनों जो थे ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे. अब हम जान लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन कौन से ऑथर पढ़े हुए थे. ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे थॉमस लॉच, दूसरा जॉन लिली एंड जॉर्ज पीले. सो ये टोटल अगर हम काउंट करें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑथर्स तो ये तीन मिला के कितने ऑथर्स हो गए? 6. पर मैंने कितने बताए थे आपको शुरू में कि 7 ऑथर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स में. तो एक कौन सा मिसिंग है? वो है थॉमस किड. जो थे वो यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे. इसलिए काफी लोग उनको पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट और एक ऑथर होने के बाद भी यूनिवर्सिटी विट के ग्रुप में शामिल नहीं करते. वो क्या कहते हैं कि ये दोनों कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े तो इनको यूनिवर्सिटी विट से अलग कर दिया जाता है. सो कौन थे वो? थॉमस किड was excluded from this group by some critics. कुछ critics इनको इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होने देते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following poets does not belong to the Victorian period? इनमें से कौन सा पोएट है जो कि विक्टोरियन पीरियड को बिलोंग नहीं करता है? पहला क्या है? एल्फ्रेड टेनिसन, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी थॉमस ग्रे एंड डी मैथ्यू आर्नोल्ड. So just take your time please. Answer will be option C. Answer will be Thomas Gray. So आप सभी ये जानते हैं कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड ये तीनों क्या है? विक्टोरियन पोएट्स हैं तीनों ही. और थॉमस ग्रे जो है वो कौन सी एरा को बिलोंग करते हैं? थॉमस ग्रे बिलोंग करते हैं कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? कोई बता सकता है?
थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू रोमांटिक पीरियड. He belongs to romantic period, and so he is a romantic poet. So he is called. So he is called. क्या कहा जाता है इनको? Precursor of romantic period. क्यों कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पीरियड? क्योंकि रोमांटिक पीरियड के प्री यानी शुरू होते ही अग्रसर टाइम में जब ये अग्रसर थे, किसके अग्रसर थे? जब ये रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत में ही ये आए थे. और इनकी पोएट्री को हिज पोएट्री इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड पोएट्री. इनकी पोएट्री को, थॉमस ग्रे की पोएट्री को कहा जाता है, हिज पोएट्री इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड पोएट्री. ग्रेवयार्ड पोएट्री कहा जाता है इनकी पोएट्री को. ठीक है. और क्योंकि ज्यादातर जो इनकी पोएट्री थी उसमें ग्रेव की, चर्चिस की और मतलब कि डेथ की और इन सब चीजों की बात होती है, ग्रेवयार्ड्स की, तो इसलिए इनकी पोएट्री को ग्रेवयार्ड पोएट्री का टाइटल दिया जाता है. और इनकी फेमस जो एलिजी है, जो काफी क्वेश्चंस में, पेपर्स में काफी बार आई है कि इनमें से थॉमस ग्रे की एलिजी कौन सी है, तो वो है एन एलिजी रिटन इन a country churchyard. इनकी ये फेमस एलिजी है. जो एलिजी क्या होता है? किसी की मौत पे या किसी के दुख में लिखी जाती है, उसको एलिजी कहते हैं. और इनकी फेमस एलिजी का नाम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. Question number 15. Name the period of literature in which Charlie Congreve and John Dryden developed comedy of manners. वो कौन सा पीरियड था जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो डेवलप्ड किया गया? सो आंसर इनमें से क्या है? ए जैकोबियन पीरियड, बी नियो क्लासिकल पीरियड, सी रोमांटिक पीरियड और डी रेस्टोरेशन पीरियड. इन चारों में से किस पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो डेवलप किया गया? अगर आपने सोच लिया, कर लिया है, तो मैं आंसर बताऊं आपको. इसका आंसर है डी रेस्टोरेशन पीरियड. और रेस्टोरेशन पीरियड को क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन पीरियड इट इज कॉल्ड एज ऑफ, इसको रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है. ये ड्राइडन की एज थी रेस्टोरेशन पीरियड. और इस रेस्टोरेशन पीरियड में क्या लिखा गया? फेमस थे हीरोइक ड्रामास. हीरोइक ड्रामास वर रिटन, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड. और हीरोइक कपलेट्स भी बहुत लिखे गए. हीरोइक कपलेट्स लिखे गए विच वर इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, जो कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से इंस्पायर थे. वो हीरोइक कपलेट्स भी इस दौरान बहुत ज्यादा लिखे गए. सो हीरोइक ड्रामास एंड हीरोइक कपलेट्स दोनों ही रेस्टोरेशन पीरियड में लिखे गए. क्वेश्चन नंबर 16. हु इज द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड
मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो थी उसका मेन पर्सन इनमें से कौन था? पहला केबल, सेकंड फ्रूट, सी न्यूमैन और डी ऑल ऑफ दिस। सोचिए, टेक योर टाइम प्लीज, इसका क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को एक और नाम दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है इसको। एंड इट वाज स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इट वाज स्टार्टेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसको इसको बनाया किसने, इसको शुरू किसने किया था? द ओरिजिनेटर of it, the originator of it was जॉन केबल। इसका ओरिजिनेटर था, इसको बनाया, ओरिजिनेट किया जॉन केबल ने, बट इसकी जो फेमस फिगर थी वो कोई और था। बट द फेमस फिगर was हेनरी न्यूमैन। हेनरी न्यूमैन इसकी फेमस फिगर था। हेनरी न्यूमैन वो पर्सन था जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का सबसे हाईलाइटेड और फेमस पर्सन था। उसका नाम था हेनरी न्यूमैन और इसको ओरिजिनेट किया था जॉन केबल ने। जॉन केबल ने इस मूवमेंट को ओरिजिनेट जरूर किया था, पर हमसे पूछा है नोटेबल फिगर कौन था, तो नोटेबल मतलब फेमस फिगर, फेमस फिगर था हेनरी न्यूमैन। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज हेनरी न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड? वो कौन सा ईयर था जिसमें थिएटर्स जो थे इंग्लैंड में क्लोज्ड हो गए थे? ए 1642 में, बी 1660 में, सी 1650 में या डी 1665 में? जस्ट टेक योर टाइम और आंसर सोचिए कि कौन से ईयर में ये जो थिएटर्स थे वो क्लोज हो गए थे। सो द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। 1642 के अंदर थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो गए थे इंग्लैंड के अंदर। आंसर विल बी ए। सो इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ था? इन दिस पीरियड इंग्लैंड was ruled by parliament under the Puritan leader। पुरितन लीडर का क्या नाम था? ओलिवर क्रोमवेल। और ओलिवर क्रोमवेल के अंडर जो है वो इंग्लैंड जो है, इन दिस पीरियड इंग्लैंड वाज रूल्ड, इंग्लैंड जो है उसको रूल किया जा रहा था किसने? पार्लियामेंट के द्वारा। और लीडर कौन था? ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल जो थे वो लीडर थे, ही वाज द लीडर, ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है। और एंड जो ये थिएटर बंद हो गए थे 1642 में, ये दोबारा से खुले भी, रीओपन भी हुए। तो कब खुले? दोबारा रीओपन कब हुए? एंड द थिएटर वर रीओपन्ड
कब ओपन हुए? ये रेस्टोरेशन पीरियड में ओपन हुए, ड्यूरिंग द restoration age, during the restoration age in 1660 में ये दोबारा से रीओपन हो गए, यानी कि ये थिएटर्स खुल गए दोबारा 1660 में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. तो आप एग्जाम में ध्यान रखना कि क्लोज हुए 1642 में और दोबारा से कब खुले? 1660 में, जबकि कौन सी एज हो चुकी थी? रेस्टोरेशन एज में ये दोबारा से रीओपन हुए. Who was the question 19? Who was the leader of the pre-Raphaelite group of artists in English? एक क्वेश्चन स्किप हो गया. क्वेश्चन नंबर 18. What did the pre-Raphaelites aim at? Pre-Raphaelites जो थे वो किस चीज की तरफ एम करते थे? उनका क्या मोटिव था? क्या एम, मकसद क्या था प्री-रैफलाइट का? पहले तो ये हमें नहीं पता कि प्री-रैफलाइट क्या होता है. ये भी तो जानना जरूरी है कि प्री-रैफलाइट होता क्या है. सो प्री-रैफलाइट बेसिकली क्या होता है? एक ग्रुप होता है, a group of young British painters. यंग ब्रिटिश पेंटर्स का ये एक ग्रुप था जिसमें सारे यंग ब्रिटिश पेंटर्स थे. हु बैंडेड, जो कि साथ में मिल गए थे. हु बैंडेड टुगेदर इन 1848 फॉर, किसके लिए जुड़े थे ये एक साथ? किस मकसद से जुड़े थे? फॉर पेंटिंग लिबरेशन एंड, और इसका क्या था मेन? एंड डीजी रोस्टी जो थे, डीजी रोस्टी वॉज द लीडर. डीजी रोस्टी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक लीडर थे. किसके लीडर थे? ये प्री-रैफलाइट मूवमेंट जो थी उसके लीडर थे. उनका नाम था डीजी रोस्टी. ठीक है, डीजी रोस्टी वॉज लीडर, ये इस मूवमेंट के लीडर थे. ठीक है, अब इनमें से बताना है हमें कि प्री-रैफलाइट का ये जो ग्रुप था ये क्या था? ग्रुप ऑफ यंग ब्रिटिश पेंटर्स. ये पेंटर्स का ग्रुप था और इस पेंटर्स के ग्रुप का लीडर था डीजी रोस्टी. तो इनका एम क्या था? इनका मकसद क्या था? ए, शोइंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म. यस, इनको इंटरेस्ट था मेडिवलिज्म में. बी, पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटोन्स, यानी कि पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स क्रिएट करना, रियल पिक्चर्स को सिंबलाइज करना, ये इनका एम था. सी, यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट, यानी कि इन फ्लैश और स्पिरिट्स जो है उसकी यूनियन को भी ये वो करते थे सिंबलाइज. या ऑल ऑफ दीज, सारी तीनों चीजों को, पिक्चर्स को, मेडिवलिज्म को, एंड यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड स्पिरिट, तीनों ही इसके हैं. सो ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी डी, यानी ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the leader of pre-Raphaelite group of artists in English? अभी मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि प्री-रैफलाइट ग्रुप जो है उसके लीडर कौन है? डीजी रोस्टी. और ये लीडर तो जरूर है, पर स्विनबर्न, मॉरिस एंड क्रिस्टीना रोस्टी, ये तीनों भी इसके प्री-रैफलाइट ग्रुप के मेंबर्स हैं.
So they were the members of this group. Next question. Question number 20. The Great Reform Act, which marketed the beginning of the Victorian era, was passed by British Parliament in which time period? जो द ग्रेट रिफॉर्म था वो उसने मार्क की थी, उसने मार्क्ड यानी उसने स्टार्टिंग की थी विक्टोरियन एरा की बिगनिंग, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ विक्टोरियन एरा. ठीक है, तो वो द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट जिसके बाद विक्टोरियन एरा एकदम स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो वो कब पास हुआ था ग्रेट रिफॉर्म एक्ट? द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1832, यानी सी ऑप्शन. ये ग्रेट रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था 1832 में, और इसी के साथ ही विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो गई थी. और एंड at the age of 16 years, Queen Victoria ने क्या किया था? Queen Victoria took the throne in 1837 after the death of her uncle King William IV. in So, at the age of 18 years, Queen Victoria took the throne in 1837 after the death of her uncle King William IV. Queen Victoria ने क्या किया था? उसने थ्रोन पे वो बैठ गई थी. कब बैठ गई थी? 18 साल की उम्र पे बैठ गई थी. किसकी डेथ के बाद बैठ गई थी? क्वीन विक्टोरिया अपने अंकल किंग विलियम्स फोर्थ की डेथ हो गई थी उसके अंकल की, क्वीन विक्टोरिया के, और वो थ्रोन पे आके बैठ गई. और क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पे आके बैठी तब उस एज का नाम क्या हो गया? विक्टोरियन एरा. तभी उस एज का नाम क्या पड़ गया? विक्टोरियन एरा, क्योंकि उस थ्रोन पे बैठी क्वीन विक्टोरिया. सो आंसर विल बी 1832. क्वेश्चन नंबर 21. The neoclassical age in English literature is also called, जो neoclassical age है English literature की, उसको क्या कहते हैं? The neoclassical age in English literature is also called what? 4 ऑप्शन है हमारे पास. ए जेकोबियन एज कहते हैं उसे, बी रेस्टोरेशन एज कहते हैं, या सी पुरितन एज कहते हैं, या डी अगस्तियन एज कहते हैं. सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो नियो क्लासिकल एज है इसको हम स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं. इसको हम स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं. स्यूडो मीन्स फॉल्स, फेक. सो स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं इसको, स्यूडो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज को. और ये एज कब से कब तक रही? 17 ये एज रही 1700 से लेके 1798 तक. और 1798 के बाद रोमांटिक एरा शुरू हो जाती है हमारी. रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है 1798 से. तो
सो आंसर विल बी, अब जो ये एज है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? it is divided into two parts. It is divided into two parts. कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है एज? 1700 टू 1745, 1745 से 1798 तक दो हिस्सों में इस एज को डिवाइड किया गया है। और ये फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या कहा गया है? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इस एज को कहा गया है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। और 1745 टू 1798 की एज को क्या कहा गया? एज ऑफ ट्रांजिशन। और एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और जो ये एज ऑफ पोप है इसको और क्या कहा जाता है? अगस्तन एज भी कहा जाता है। जो पोप की एज है, एज ऑफ पोप, इसका नाम अगस्तन एज भी है। सो पोप की एज को क्या कहा जाता है? ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। और ऑगस्टन एज, पोप की एज को कहा किसने है? बाय गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ ने कहा है कि एज ऑफ पोप जो है वो एज ऑफ अगस्टन भी है। सो आंसर विल बी आंसर डी। बेटा जो ए ऑप्शन है जैकोबियन एज, इसका टाइमलाइन क्या है? 1603 से लेकर 1624 तक, ये इसकी टाइमलाइन है जैकोबियन एज की। रेस्टोरेशन एज की टाइमलाइन है 1660 से लेके 1700। एंड लास्ट है सी है पुरितन एज। पुरितन एज कहां से कहां तक है? 1603 से लेकर 1660 तक, ये है हमारी पुरितन एज। सो इसी कैटेगरी में आती है जैकोबियन एज। नेक्स्ट है 22, द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय हुम। ग्रेट इंडियन नॉवल इनमें से किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने, वीएस नायपॉल ने, शशि थरूर ने या सलमान रश्दी ने? हु रोट द ग्रेट इंडियन नॉवल? बताइए, ग्रेट इंडियन नॉवल जो है, ग्रेट इंडियन नॉवल विक्रम सेठ ने लिखा है, वीएस नायपॉल ने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है या सलमान रश्दी ने लिखा है? It is written by the great Indian novel is written by Shashi Tharoor. ठीक है, बेस्ड ऑन। और ये नॉवल जो है ग्रेट इंडियन नॉवल, ये इंस्पिरेशन कहां से लिया गया है? इसको कहां से लिखा गया है? बेस्ड ऑन महाभारता। महाभारता से इसको लिया गया है। ठीक है, सो महाभारता बेसिकली क्या है? हमारा एक एपिक है, इंडियन एपिक। सो आंसर विल बी आंसर सी, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा बनर्जी दिवाकारुनी's लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019। चित्रा बनर्जी की जो लेटेस्ट बुक है जो पब्लिश हुई है अभी 2019 में ही,
वो इनमें से कौन सी है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, या फिर बिफोर वी विजिट द गॉडेस। सो इसका ऑप्शन है बी, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। चित्रा बनर्जी की जो बुक अभी पब्लिश हुई है 2019 में, उस बुक का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। और चित्रा बनर्जी क्या है? शी इज एन इंडियन, ये एक इंडियन अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, क्योंकि ये पैदा तो इंडिया में हुई पर इन्होंने अमेरिका जाकर सेटल हुई, तो इनको एक इंडियन अमेरिकन ऑथर कहा जाता है, चित्रा बनर्जी को। सो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, जो इन्होंने काम लिखा। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन 24, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर? इनमें से कौन सा है जो इंडियन डायस्पोरा का राइटर नहीं है? इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डायस्पोरा होता क्या है। बेटा डायस्पोरा होता है जो लोग इंडिया में ही जन्मे हैं और इंडिया में तो पैदा तो इंडिया में हुए हैं पर बाहर जाके वो बस गए हैं, तो वो हो गए इंडियन डायस्पोरा राइटर। यानी कि तुम पैदा इंडिया में हुए हो बट तुम वर्क कर रहे हो, कहाँ जाके काम कर रहे हो? बाहर जाके काम कर रहे हो। सो इट विल बी इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि कौन सा इनमें से ऐसा था जो कि इंडिया में ही पैदा हुआ और इंडिया में ही रहा। इनमें से कौन सी थी जो कि इंडिया में ही पैदा हुए और इंडिया में ही रहे? तो ऑप्शन विल बी शशि देशपांडे। शशि देशपांडे वो थी जो कि इंडियन डायस्पोरा की राइटर नहीं थी, वो इंडिया में ही पैदा हुई थी और इंडिया में ही रही। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द 17th century English poets whose works were characterized by the use of conceits are? 17th century की इंग्लिश पोएट्स, वो इंग्लिश पोएट जिनका जो वर्क है वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय द यूज ऑफ कंसीट्स आर। सो बेटा पहले सबसे पहले कंसीट क्या होता है हमें ये भी जानना जरूरी है कि वर्ड कंसीट का क्या मतलब है। सो कंसीट का मतलब होता है चीफ ऑफ एनीथिंग। So answer will be D, metaphysical poets. It will be answer D. Question 26, the English romantic poets were influenced by, जो English romantic poets हैं वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? फर्स्ट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, बी डार्विनिज्म, सी पीजेंट्स मूवमेंट एंड डी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन चारों में से किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? सो द आंसर विल बी डी, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर मैं बता दूं आप सबको, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कब हुई थी? इट वाज स्टार्टेड इन, it started in 1789। 1789 में स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट एंडेड इन 1799। एंड कब हुआ? एंडेड इन 1799। तो इसकी स्टार्टिंग है 1789 की और एंडिंग है 1799 की फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एंड
इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स जो थे वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। इंग्लिश के रोमांटिक जो पोएट्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। एंड 1798 से कौन सी एज शुरू होती है? रोमांटिक एरा स्टार्ट होती है 1798 में, ठीक है। और 1798 में रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है। और सबसे पहला जो वर्क आता है रोमांटिक एरा का वो कौन सा है? 1798 में लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। सो लिरिकल बैलेड्स जो है ये पहला वर्क है रोमांटिक एरा का। क्वेश्चन 27, who had written introduction to Gitanjali by dash by Tagore? सो किसने इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि लिखा है? इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? इट इज रिटन बाय W.B. ईट्स। W.B. ईट्स ने लिखा है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? गीतांजलि का इंट्रोडक्शन। एंड W.B. ईट्स क्या थे? ही वॉज एन आयरिश पोएट। ये एक आयरिश पोएट थे। और गीतांजलि में कितनी पोएम्स थी? गीतांजलि कंसिस्ट ऑफ, गीतांजलि में 103 पोएम्स। एंड इट वॉज translated into English। ये गीतांजलि को इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया था। किसमें? फ्रॉम बंगला टू, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू ट्रांसलेट किया गया था। किसमें ट्रांसलेट किया गया था? इंग्लिश इनटू इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया था? बंगला से। फ्रॉम बंगला। और कब ट्रांसलेट किया गया था? इन 1912। एंड और इसका नया नाम रखा गया था। इसका जो नेम था वो न्यू नेम क्या था? न्यू नेम इसका रखा गया था गीतांजलि का, जो कि था द सॉन्ग ऑफरिंग्स। और इस सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए फॉर विच ही गॉट Nobel Prize in 1913। सो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था नोबेल प्राइज? 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। इसका न्यू नेम था द सॉन्ग ऑफरिंग्स। गीतांजलि का एक और नाम रखा गया जो था द सॉन्ग ऑफरिंग्स। एंड इसमें से ऑप्शंस में से जो ये आईए रिचार्ड्स है, ये क्या है? प्रैक्टिकल। ये किसके लिए फेमस है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए फेमस है ये। और इजरा पाउंड ये किसकी फाउंडर है? इमेजिस्ट मूवमेंट की। इमेजिस्ट मूवमेंट की फाउंडर है इजरा पाउंड।
और इनको टीएस इलियट को तो आप सब जानते ही हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है? 1948 में ही गॉट नोबेल प्राइज, टीएस इलियट। और डब्ल्यू.बी. येट्स को कब मिला है नोबेल प्राइज? 1923 में। So this is all about this question. Who among the following is not associated with the metaphysical school of poetry? इनमें से कौन है जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से नहीं जुड़े हुए? सबसे पहले जॉन डोन, हमें पता है चीफ है मेटाफिजिकल पोएट्री के। हेनरी वॉगन भी हैं मेंबर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के। जॉर्ज हर्बर्ट भी मेंबर हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के। और जॉन मिल्टन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? डी, क्योंकि ये कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? पुरितन एज को बिलोंग करते हैं। सो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 29, विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? गॉथिक नॉवल होती है बेटा हॉरर, भूत प्रेत की जो नॉवेल्स होती हैं, गॉथिक हॉरर से भरी हुई नॉवेल्स, उनको कहते हैं गॉथिक नॉवेल्स। तो इनमें से कौन सी गॉथिक नॉवेल नहीं है? पहला द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, सेकंड द ओल्ड स्कूल ऑफ बैरन, सी द इटालियन एंड डी प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो जस्ट थिंक कौन सी इनमें से गॉथिक नॉवेल नहीं है? द आंसर इज डी प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये क्या है? इट इज ये एक रोमांटिक नॉवल है। इट इज अ रोमांटिक नॉवल। और ये रोमांटिक नॉवल किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन ने लिखी है। कब लिखी है? 1813 में। ठीक है, ये एक रोमांटिक नॉवल है, गॉथिक नॉवल नहीं है। और बाकी के जो ये तीनों हैं, ये तीनों गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन 30 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज 30 इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन करने का वादा किया था, तो आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। जो प्री रेफलाइट मूवमेंट थी लिटरेचर में, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक पेंटर्स का ग्रुप था, एक बैंड था, जो कि जिसको लीडर कौन था? डीजी रॉस्टी। तो उसी की बात हो रही है कि वो किससे इंस्पायर था, क्या काम करता था वो प्री रेफलाइट मूवमेंट में। मैंने आपको बताया था पेंटेड पिक्चर्स थी, ब्यूटीफुल सीनरीज थी। तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय ऑल पेंटिंग्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। You can join us on our YouTube channel English 360 degree, our Telegram channel English 360 degree, और Facebook channel English 360 degree, और Instagram English 360 degree. You can download our app, that is A1 app now. So you can learn today to lead tomorrow. You can thank you for contacting us, and you can call us on this mobile number.